नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं फिलिस्तीन पर जो लगातार हमले किए गए हैं इजराइल की ओर से, अमेरिकी समाजवाद की ओर से। लेकिन हम यहाँ पर मेरे साथ राम बाबू हैं, CPI के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम जानेंगे कि कई चीज़ें जो है वो नेपथ्य में है, जानेंगे क्या स्थिति रही है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। तो मेरा एक ऐसा सवाल रहेगा, आप भारत के प्रधानमंत्री को चुने हैं, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कम्युनिस्ट लोग, ये कम्युनिस्ट आउट जो है खतरनाक होता है, फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो हिटलर वाली भाषा बोलते हैं और कम्युनिस्टों से वो बदनाम करके और कम्युनिस्टों से लड़ने में हिटलर जब कामयाब नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी किस ठेठ की बोली। उनका जो कहना है वो इसलिए कहते हैं कि वो इस देश में या दुनिया भर में जो जिस नीति का वो समर्थन करते हैं, जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो दक्षिणपंथी विचारधारा है जो सभी जगहों पे पूंजी का राज कायम करना चाहते हैं। और कम्युनिस्ट उस पूंजी के राज को मिटा करके श्रमजीवी जनगण का राज कायम करना चाहते हैं, मेहनत कश आवाम का राज कायम करना चाहते हैं, जो दौलत पैदा करते हैं। मतलब जो दौलत पैदा करने वाला है उसको दौलत पर अधिकार होना चाहिए, और जो लोग सिर्फ पूंजी मुनाफे के माध्यम से पूंजी का निर्माण करते हैं और मुनाफा कमा करके चलते हैं, उन लोगों के ऊपर हम मानव जाति का भविष्य नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें कम्युनिस्टों को बदनाम करने से लेकर के जनता के जो संघर्षशील हिस्से हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े अति पिछड़े हो, सब के ऊपर ये हमले करते हैं। और ये अपना वर्चस्व कायम, पूंजी का वर्चस्व कायम रखने के लिए ये करते हैं, और इसके विचारधारा उसको जामा पहनाती है, उसका आवरण प्रस्तुत है। इसलिए कहते हैं ये विचारधारा का टकराव है। वो दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझता। छलावे वाली बात ऊपर से बहुत करें, लेकिन सब कुछ कहेंगे कि ये जो अमीरी गरीबी है, लोगों के अंदर जो मुफलिसी है, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। हम इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। जब से सृष्टि पैदा हुई, सभ्यता का विकास हुआ है, तो मनुष्य ही जो इसमें लालची, लोभी और पूंजीपति मानसिकता के हुए, और जो व्यवस्था वैसी बनती गई कालक्रम में, तो उनकी वजह से ये सारी तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हम उनका मुकाबला करते हैं, और इसलिए मोदी जी जैसे लोग जब हमारी खिलाफत करते हैं, हमको वो शत्रु मानते हैं अथवा खतरनाक मानते हैं, तो हम समझते हैं कि ये हमें वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं जो इंसानियत की हिफाजत करने लगे। राम बाबू जी, बताइए हमको, आप CPI से हैं, तो अभी महागठबंधन के साथ है आप लोग। महागठबंधन के नेता हैं, विपक्षी पार्टी नेता है आपको श्री राहुल गांधी ने अभी पहले एक लेख लिखा था, इसमें उन्होंने बताया कि भारत के चुनाव को किस तरह से हैक किया गया है। इसमें कि चुनाव आयोग का हैक होना, वोट का प्रतिशत बढ़ाना, लाखों फर्जी वोटर को तैयार करना, मतलब सीधा नंबर डाल दिया गया। तो चुनाव हैक करने की बात चल रही है, और उसमें पढ़ने के बाद लगता है कि चुनाव के माध्यम से बदलाव बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे आप? चुनाव में कितना जाएंगे और चुनाव के बाहर कितना रहेंगे? चुनाव के माध्यम, चुनाव की व्यवस्था में जो गड़बड़ी आई है उसका मुकाबला करना होगा। चुनाव की प्रक्रिया को किनारे करके दूसरे किसी तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से भारत जैसे मुल्क में
न तो विकास हो सकता है न समाजवाद की स्थापना हो सकती है। इसलिए जो बुराइयां आई हैं, जो दौलत की ताकत से, कारपोरेट घरानों की ताकत से, अडानी अंबानी की ताकत जैसे लोगों की ताकत से इस लोकतंत्र का जो अपहरण किया जा रहा है, जन चेतना जगाकर उस अपहरण से इस लोकतंत्र को मुक्त करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक लड़ाई है और जिसका एक तरीका है कि अभी जैसे चुनाव में ईवीएम के हैक करने की जो बात है, तो इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि बैलेट पे वापस जाए। अमेरिका जैसे देश में भी बैलेट से चुनाव होता है, ईवीएम से नहीं होता है। जर्मनी में बैलेट से होता है, कई बड़े देशों में। और ये हमारे यहाँ जो हो रहा है, इसमें चूँकि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा अशिक्षित है, निरक्षर है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रति उसका रुझान ऐसा नहीं है, वो उसको समझता नहीं है। इसलिए सबको डिजिटलाइज जब आप करते हैं तो वो जनता ठगी की ठगी रह जाती है। वो आज भी गाड़ी बैल वाले युग की जनता है और उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, कंप्यूटराइजेशन को, सबको समझ करके उस हिसाब से काम करें। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ इतनी बड़ी आबादी कृषि की शिकार है और जिनको मुनासिब शिक्षा भी नहीं है, उनके बीच में जो पिछड़ा हुआ समाज है एक तरह से, उसके बीच में इस तरीके से नहीं हो सकता है। बैलेट पेपर ही एक रास्ता है जिससे इसको एक हद तक दूर किया जा सकता है। आप चुनाव में जाने की बात करते हैं और बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेट पेपर लागू हो भी जाता अगर है, बैलेट पेपर में भी तो डकैती होता था, लूट होता था, जिन करता था। तो ऊपर से चुनाव आयोग ही अगर भ्रष्ट है, आपके शिकायत को सुनने के लिए ना चुनाव आयोग है ना सुप्रीम कोर्ट है, तो आप कैसे उसको मतलब लड़ पाएंगे चुनाव? और उल्टे आप अगर विरोध करते हैं तो आपके खिलाफ CBI, ED, आपको इनकम टैक्स वाले अगर ना कुछ मिले तो अभी जो विमान घटना मारे गए हैं और मुख्यमंत्री जो है उनका नाम भी आ रहा था, तो ऐसे घटनाएं हो रही है। अब ऐसे हिंसक प्रतिद्वंदी से कैसे लड़ेंगे? ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ज़्यादा हिंसक तो नहीं हो। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने ब्रिटिश हुकूमत के जो कहर ढाए हिंदुस्तानियों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। जालियांवाला बाग से भी बड़ा जघन्य अपराध करने वाला कोई हो। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा समझते हैं तो इस मुल्क की जनता उनको कब्रिस्तान में पहुंचा देगी। समय लग सकता है आंखें खुलने में, लेकिन ये जो जुमलेबाजी, झूठ, फरेब और पूरे देश की दौलत को ये अपने यार पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं, इसका भेद जैसे जैसे खुलता जा रहा है वैसे वैसे लोग संगठित होंगे और उनकी संगठित ताकत जो है, जैसे महात्मा गांधी ने, उनके पास तो कोई हथियार नहीं, उन्होंने तो अहिंसा का नारा दिया। लेकिन जब 1942 में अगस्त क्रांति हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा आया, उस समय आपने देखा जिसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इसको गांव-गांव तक पहुंचाओ। गांधी जी को रेडियो प्रसारण के माध्यम से उन्होंने संदेश भेजा 1942 में कि इस आंदोलन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को गांव-गांव तक ले जाओ। और इसको उन्होंने संज्ञा दी कि अहिंसक गुरिल्ला युद्ध है और गांव-गांव में, घर-घर तक ये संघर्ष जब पहुंच जाएगा तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए संभव नहीं होगा कि गांव-गांव में, टोले-टोले में, मोहल्ले-मोहल्ले में, घर-घर तक पहुंच करके ये लोगों पर जुल्म कर सकें। इसलिए जितना प्रसार आंदोलन का होगा, ये अहिंसक गुरिल्ला वारफेयर। आप अहिंसक की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ अभी जिस प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं ये फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के है। और फिलिस्तीन की जनता जो हमास के रूप में है या संगठित है, वो लगातार हथियारबंद प्रतिरोध कर रहे हैं। और अभी जब उसके समर्थन में जो ईरान खड़ा था, ईरान पर भी जब हमला किया तो ईरान के भी सरकार जो है या जनता वहाँ की जो है सीधा इजराइल पर मिसाइल से हमले किए हैं। ना तो हमास ने कहा और ना ही ईरान ने कहा कि हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन देंगे, हम अनशन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, शांतिपूर्ण गुरिल्ला वारफेयर करेंगे, नहीं कहा। सीधा मिसाइल और तोप लेकर के कूद पे पड़े। तो ऐसे में आप कैसे नहीं लग रहा है कि एक जगह फंस गए हैं जहाँ पर निकलना मुश्किल है? ये सांस्कृतिक अंतर भी होता है देशों के।
भारत की धरती, चाहे वो हमारी वैदिक संस्कृति रही हो या उसके बाद में इस देश में बौद्ध और महावीर जो हुए, तो हमारे देश में अहिंसा की धारा बड़ी प्रबल रही है। ऐसे इसका ये मतलब नहीं कि हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, हिंसा होती रही है, लेकिन अहिंसा उस पर प्रभावी रहा, उसका प्रभाव अन्यत्र भी पड़ा। लेकिन जिन देशों के बीच ये हो रहा है, इजराइल ने एक दिन के लिए भी कोई अहिंसक रास्ता अख्तियार किया, तो उसने फिलिस्तीन की जनता के खिलाफ और गाजा पट्टी में जो कुछ किया, और हमास तो बहाना है क्योंकि फिलिस्तीन को जो आज़ादी मिलनी थी, उनको जो उनकी राजधानी जेरूसलम मिलनी थी, ये सब का विरोध इजराइल ने किया। और इजराइल के पीछे खड़े होकर के अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने इसका विरोध किया, और उसको दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उसके प्रतिरोध में वहाँ हिंसक प्रतिरोध शुरू। अब उस हिंसक प्रतिरोध को ये युद्ध में तब्दील इन्होंने किया, और जिस तरह से निर्मम हत्याएं की गई है बेगुनाहों की, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, अस्पतालों में दवा नहीं, खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं, ये जीनोसाइड है, नरसंहार है। मैं आपको याद दिला दूँ, मैं याद दिला दूँ, आप जब वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ के हिंसक आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं किसी रूप में संस्कृति के अंतर को हवाला देते हुए मैं बता दूं आपको, भारत के ही एक हिस्से में छत्तीसगढ़, जहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है, 550 से अधिक आदिवासियों को बेखैरा माओवादी को गोली सुला दिया गया, भून दिया गया है, और सैकड़ों महिलाओं पर रेप किया गया है। तो ऐसे जेनोसाइड पर जब आँख क्यों बनती है? नहीं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, यही तो मोदी सरकार कर रही है। जो वहाँ अमेरिका और इजराइल कर रहा है, वही मोदी सरकार भी प्रकारांतर से ये काम कर रही है। और मोदी की सरकार में, उसकी विचारधारा में और ट्रंप की विचारधारा में, अमेरिकी साम्राज्यवाद की विचारधारा में क्या फर्क है? अमेरिकी साम्राज्यवादी ने आज का आपने अखबार अगर देखा होगा, तो कल G7 की बैठक के समय ट्रंप ने कहा है, प्रॉब्लम क्या है, दोनों की सोच एक जैसी कैसी है? वो कहते हैं कि अमेरिकन हार्टलैंड और अर्बन अमेरिकन्स के बीच की लड़ाई है। अमेरिकन हार्टलैंड किसको कहते हैं? जो श्वेत अमेरिकन पॉपुलेशन गाँव में रहता है उसको वो हार्टलैंड कहते हैं। और जहाँ लिबरल डेमोक्रेट्स प्रभावी हैं, चाहे वो लॉस एंजलिस हो, शिकागो हो, कैलिफोर्निया हो, ये सब वो कहते हैं कि अर्बन है। तो इसी तरह तो यहाँ भी हमको हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल कहते हैं। तो ये अर्बन नक्सल करके वो हमला कर रहे हैं, वहाँ वो हार्टलैंड और अर्बन अमेरिकन्स करके वो हमला कर रहे हैं। ऊपर से और भी नारा दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर वो आतंकवाद किसको कहते हैं? ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे मुल्क में आए हुए हैं, ये एक तरह का टेररिज्म है। अमेरिका के खिलाफ ये टेरर अटैक कर रहे हैं, उसको कहेंगे भाई हिंसक टेरर अटैक है, तो इसलिए वो इसको टेररिज्म की संज्ञा देते हैं। और इस तरह से लोगों को तो मतलब लोगों को निकाल बाहर करने के लिए भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन करके लोगों को निकाल बाहर करने के लिए मोदी जी भी वही कर रहे हैं। उन्होंने वो पॉपुलेशन के लिए करके पॉपुलेशन काउंट वो सब जो भी लाया था, उसके नहीं करना चाहते थे। इसलिए आप देखेंगे कि एकदम सिंक्रोनाइज करके जो अमेरिकी साम्राज्यवाद की नीति है, उसी के आधार पर ये दुनिया भर में पूंजी परस्त ताकतें जो हैं, जो कारपोरेट घरानों को चाकरी करने वाली हुकूमतें हैं, एकदम एक ही रास्ते पर चल रही है। अलग अलग जगह के हिसाब से उनके मुद्दे थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन विचारधारात्मक रूप से वो एक ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है, और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए लार्जर यूनाइटेड फ्रंट की जनता के संघर्षों के पक्ष में, जहाँ जनता लड़ रही है उसके पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है, और बाकी तमाम मतभेदों को भुला करके जनता अपने सवालों के लिए, अपने जीवन की बेहतरी के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए कहीं भी लड़ रही है, तो उस
सच्चाई से आंखें नहीं मूंदी जानी चाहिए और उसके पक्ष में सबको खड़ा होना चाहिए। तभी मानवता की रक्षा हो सकती है, तभी मानवाधिकारों की रक्षा हो सकती है, तभी ये समाज, ये दुनिया आगे बढ़ सकती है। वरना विनाश लीला आगे आगे कालगर हुई है, उस विनाश लीला से होके गुजर के राम बाबू जी, इसका बताइए आप, अभी लगातार छत्तीसगढ़ के माओवादी जो है वो मांग करते रहे शांति वार्ता का। मोदी सरकार तरफ से एक बार भी वार्ता का पालन नहीं किया गया है, उल्टे उसका जो है महासचिव को ही मार दिया। जब महासचिव को मार दी, जो कि शांति वार्ता करने के लिए प्रमुख रूप से सामने आए थे, उसने बोले थे, उनको मार दिया गया। उन लोगों ने एसपी को मार दिया, उनके एसपी को। तो क्या लगता है कि शांति वार्ता होनी चाहिए या सरकार शांति वार्ता से क्यों भाग रही है? सरकार तो भागेगी, सरकार को शांति वार्ता करनी चाहिए। हम शुरू से इसके पक्षधर हैं। समाज का कोई भी तबका, चाहे वो माओवादियों का हो या दूसरा कोई भी तबका हो, आदिवासियों का या दूसरे संगठनों का, किसानों का हो, किसी का भी, जो अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं, उनके साथ वार्ता चला करके शांतिपूर्ण रास्ता निकालना ही सबसे बदकिस्मती ये है कि आज के जो हुक्मरान है, नरेंद्र मोदी की सरकार, RSS की वैचारिकी, ये युद्धोन्माद फैलाने, समाज में सांप्रदायिक उन्माद फैला करके ये समझते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद फैला करके मजहब के नाम पर, जातियों के नाम पर समाज को बांट करके, चूँकि इनकी विचारधारा में है। जातियों के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मनुवादी समाज की रचना करना चाहते हैं उसमें जातिवाद है। जातियों की प्राण प्रतिष्ठा जैसे है वैसे रहे, इस हिसाब से वो चाहते हैं। तो ये करके अपना रास्ता ये बनाना चाहते हैं, जो आज के युग में, नए युग में, इस 21वीं सदी में, जब लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर काम होना चाहिए, ये राइट विंग फंडामेंटलिस्ट रिएक्शनरी फ्रेमवर्क की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं। इतिहास को बदलना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं। इनके खिलाफ लड़ाई रहेगी और इनकी शिकस्त अवश्य भावी है। समाज आगे बढ़ेगा, ये मजबूत का इन्होंने समाज आगे बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं जाएगा और अच्छा इंस्पायरमेंट रहेगा। अब जब लगातार माओवादियों के लोगों को मारा जा रहा है, माओवादी वार्ता से लगभग पीछे हट गए हैं, तो क्या लगता है कि अब संघर्ष कुछ होने की लग रहा उम्मीद है? वहाँ युद्ध कुछ थोपा गया है मोदी सरकार द्वारा, अब युद्ध का नया रूप आएगा। देखिए, ये इसका जवाब जो है सशस्त्र कार्रवाई आप कर रहे हैं, दमन तो होगा, स्टेट है तो दमन करेगा। आपकी ताकत से आप कितना लड़ सकते हैं, तो इसलिए सशस्त्र रास्ता उनको भी त्यागना ही पड़ेगा। इस रास्ते से शांतिपूर्ण तरीके से ही, और सरकार को भी अपनी फौज और मिलिट्री के सहारे उनको नहीं दबा सकते हैं। खास इलाके में ये रक्तपात होता रहे। लेकिन लंबा बच्ची तो ये हमको, आप जब फिलिस्तीन की जनता हथियार उठा सकती है और अभ्यर्थम जनता हथियार उठा करके अमेरिका को हरा सकती है, जब आपको अफगानिस्तान जनता अमेरिका को हरा सकती है, तो भारत की जनता मोदी सरकार क्यों नहीं हरा सकती है हथियार के बल पर? देखिए, बहुमत जनता कहीं भी कभी हथियार नहीं उठाती है, इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं। परिस्थिति जन्य कारणों से जहाँ हिंसक क्रांतियाँ हुई हैं, समाज के खास तबकों में आक्रोश बढ़ा है और उसकी अनुकूल परिस्थिति बनी है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत ने भी उसमें मदद पहुँचाई है और इसलिए वहाँ पर उनको सफलता मिली है। सभी जगह के लोग, अब क्या सारे हमास के साथ सारे लोग तो नहीं हैं, इसलिए बहुमत जनता का समर्थन बड़ा जरूरी होता है। और जब ऐसे संघर्ष होते हैं तो बहुमत जनता का समर्थन होने के बाद भी अच्छा, ये वहाँ बुलाया करने के लिए बात खत्म हो गई हमारी। और जो इन्होंने कहा है कि बहुमत जनता जो है कभी भी मतलब मैंने बहुमत जनता ही आती है, सभी जनता के साथ नहीं आती है किसी भी हथियारबंद आंदोलन में। तो एक सवाल ये भी रहेगा कि अगर माओवादी वहाँ पर संघर्ष करना चाह रहे हैं और युद्ध के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, युद्ध के खिलाफ अगर युद्ध करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको अपने बहुमत जनता को, बहुमत जनता को अपने साथ एकजुट करना पड़ेगा, बलबंद करना पड़ेगा
और माओ के जो 3 जादुई हथियार थे, पार्टी, जनसेना और संयुक्त मोर्चा, उसको अलग करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सर्वभूमि से रोहित शर्मा। ये पर्सन है, पर्सन आप देख ही रहे हैं, देख ही चुके हैं। नमस्कार, देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना कहीं मत।